नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर, जहां हम बात करते हैं सियासत की। सियासत में बार पलटवार का एक दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट को पेश किया है, उसके बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है और आज 24 की खबर में खास रखेगा बजट पर किया जा रहा यही वार पलटवार। तो चलिए करते हैं शुरुआत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि इनकम टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेट पहले की तरह ही बने रहने वाले हैं। Estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation. As announced in my budget speech, अंतरिम बजट 2024 पर पीएम मोदी ने कहा है कि ये बजट अंतरिम बजट तो है कि, लेकिन ये समावेशी है, इनोवेटिव है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट होगा। युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रख अंतरिम बजट 2024 पर प्रतिक्रियाओं का एक दौर देखने को मिल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी इस पर एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि एक उत्साहजनक बजट है। हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। आपको बता दें कि लगातार ये कहा जा रहा है बजट को लेकर कि 100 साल का एक रोड मैप तैयार कर रहा है और आने वाला दिन, आने वाला समय देश का होगा विकसित राष्ट्र बनने की ओर हम अग्रसर हैं। और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अंतरिम बजट पर कहा है कि वित्त मंत्री के बजट का उद्देश्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम मोदी के संकल्प के अनुरूप भारत के आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करना है। ये देश के विकास को गति देने और रोजगार बढ़ाने वाला बजट है। दुनिया में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसी के अनुसार वित्त मंत्री जी का ये बजट हिंदुस्तान की आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने वाला है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाला है, उद्योग व्यवसाय की तरक्की करने वाला है और रोजगार नए क्रिएट करने वाला है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अब जब से ज्यादा प्रायोरिटी मिली है। हमारा भी बजट काफी बड़ा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश का रेलवे का, हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, रोड। अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक बजट है, भारत अब आगे बढ़ चुका है, यही समय है और सही समय है। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जात प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतरिम बजट पर कहा कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास के साथ आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये बजट उसके लिए एक प्रारंभिक प्रयास है। अप्रोच से भारत सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक अंतरिम बजट 2024 पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि सब कुछ विकसित भारत के लिए होगा। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट में हर चीज पर चर्चा की गई है। देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। आम जन को भी इस बजट में टच किया गया है। बिल्कुल। आवास मिलेंगे और बाकी की चीजों का बिल्कुल। भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, सबको टच किया जाए। देखिए, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है तो लोगों को लाभ तो मिल ही रहा है। लोग बाग जो सोचते रहते हैं कि टैक्स के अंदर बदलाव आएगा, और हर चीज के बाद उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाए और टैक्स पेयर के लिए और क्या सुविधाएं की जाए, इसके बारे में बताई गई है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंतरिम बजट पर कहा कि दूरदर्शी बजट विकसित भारत की नींव रखता है। हम सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा नहीं देते, बल्कि गरीबी दूर करते हैं। लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। इस बजट में पर्यटन और नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दूरदर्शी बजट है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। इस बजट में विकसित भारत का संकल्प है तो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य भी है। यह बजट गरीब कल्याण, किसान का उत्थान, मातृशक्ति का सम्मान और नौजवानों की मुस्कान समाहित है। ऐसे सर्वस्पर्शी एवं सर्वसमावेशी और देश के जन जन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अंतरिम बजट पर कहा कि ये बजट रोजगार देता है क्या? ये बजट आम चुनाव में आम जनता को लुभाने के लिए ही पेश किया गया है। ये एक लोक लुभावन बजट है। चुनाव की साल है, चुनाव के साल में फुल बजट नहीं पेश किया जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे नियमों के मुताबिक इस बजट में कोई पॉलिसी के बारे में नहीं कहे जाते हैं, लेकिन ये सरकार पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी सरकार संविधान की मान्यता नहीं देते हुए इस तरह की बात करते हैं। अभी चुनाव के समय आम लोगों को लुभाने के लिए सरकार तरह तरह की लोगों को कुछ मतलब लुभाने की तरीका निकाल रहे हैं। हमें देखना है कि कौन सा बजट है। बेरोजगारी से रोजगार मिलने का बजट ही है क्या? ये गरीबों की रोजाना खर्चा करने की ताकत बढ़ाने की बजट है ये क्या? हमारे देश आज
अंतरिम बजट के मुद्दे को लेकर विपक्ष अब सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का एक दावा किया गया था, वो नहीं बढ़ी है, लेकिन लागत जरूर दोगुनी हो गई है। आज किसान को अपनी खेती बाड़ी पर दोगुनी लागत लगाकर अपनी फसल बीजनी पड़ रही है। ऐसे में सरकार के वादों का क्या हुआ? हम तो उम्मीद 2022 में कर रहे थे कि किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत दुगनी से ज्यादा होगी। हरियाणा सरकार का भी बजट आने वाला है सर, क्या तैयारियां आप लोग? कर्जा और बढ़ जाएगा प्रदेश पे। कोई ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, कोई नया काम इन्होंने किया नहीं, कोई जनहित का फैसला लिया नहीं, जनहित का कार्रवाई की नहीं, सिर्फ कर्जा बढ़ाने का काम किया है। जो कर्जा 2014 में 70-80 हजार करोड़ था, वो 4.5 लाख। बजट पर भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव ने कहा कि समृद्धिशाली और स्थायी सरकार का परिचायक बजट है। मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है और यही वजह है कि अंत्योदय उत्थान पर आज ये सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है, ताकि गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर किया जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। आज के बजट बहुत ही एक समृद्धिशाली और स्थायी सरकार की परिचायक बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं, और साथ ही साथ जिस तरीके से स्टार्टअप में नई जनरेशन के लिए जो सहज किस्ती में लोन की व्यवस्था, ये नए भारत की पहचान को दर्शाता। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है और जो मौजूदा प्रोजेक्ट थे जो पहले से मंजूर कर दिए गए थे, उनको भी अन्य प्रदेशों में स्थानांतरित करने की नौबत आ गई है। हरियाणा के साथ केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है, हरियाणा में विकास दिखाई नहीं देता। ये जो बजट है, ये बजट तो एक तरीके से घोषणा पत्र आप मान सकते हैं इसको। जो बजट अभी अध्ययन करके मैं इस पर पूरी बात अपनी टिप्पणी दूंगा, लेकिन आज का जो क्रियान्वयन करने का समय था, वो तो जो है मैं समझता हूँ कि पिछले 10 वर्ष में जो हो सकता था हो गया। अब तो अगली बात कह रहे हैं, अगली बात तो चुनाव के बाद की बात है। ये तो इंटरिम बजट के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार के हरियाणा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन 10 वर्ष। अंतरिम बजट पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि दिशा देने वाला अंतरिम बजट है। 2047 तक विकसित भारत की नींव कैसे रखनी है, इसे बहुत खूबसूरती से रखा गया है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसी आर्थिक स्थिति में पहुंचा है कि हम विश्व का सबसे आत्मविश्वासी देश बन रहे हैं। बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूँ। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर। संसद में अंतरिम बजट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और चुनी हुई सरकारों को गिरा रखी है, उससे पीएम मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। मोदी जी के कार्यकाल का नहीं, मोदी जी की सरकार का अंतिम बजट है। जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं, अब दोबारा मोदी जी लौट के नहीं आएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इस देश की समस्या महंगाई और बेरोजगारी। मैं देखना चाहता हूं उस पर उन्होंने क्या सार्थक कदम उठाया। जब ये 2014 में आए थे, तब क्या था? कर्जा, अंतर्राष्ट्रीय कर्जों का बोझ वो कई गुना बढ़ गया। तो निश्चित रूप से
मैं देखना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय कर्जा बढ़ा हुआ है उस पे कितना पाटा इन्होंने, कितना कम करने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष को अंतरिम बजट पर घेर रहा है। इधर शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। बजट को लेकर कहती नजर आई कि यही हम 10 साल से देख रखे हैं, इसमें गरीबों, महिला, युवा के लिए कुछ नहीं है। इस बजट ने आम जनता की उम्मीदों पर अब पानी फेर दिया है। ठंडे मौसम में ठंडा पानी डालने का कार्य किया है। उन्होंने बजट को लेकर सरकार को घेरा, कहा कि आम आदमी के मुद्दे जो के त्यों रह गए हैं। कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है और यही हम 10 साल से देखते आ रहे हैं। 2014 में जो लंबे चौड़े वादे किए थे अपने कैंपेन में, वो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान का एक नया डेफिनेशन मिला, पर ज्ञान में गरीबों के लिए क्या इस बजट में आया, युवाओं के लिए क्या आया, नारी शक्ति के लिए क्या आया? कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ उनको ठेंगा दिखा दिया गया। मैं कहती हूँ ठंडे मौसम में ठंडा पानी आम जनता की उम्मीदों पे डालने का काम इस बजट में किया है। मैं नंबरों में नहीं जाऊं। स्वाति मालीवाल ने अंतरिम बजट पर कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन इस बजट में कुछ नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे बेरोजगारी और महंगाई से लड़ा जा सके। इस साल भी बहुत ही ज्यादा निराशापूर्वक ये बजट रहा है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पर इस बजट में कुछ भी नहीं बताया गया कि सरकार क्या कदम उठाएगी जिससे कि महंगाई और बेरोजगारी से लड़ा जा सके। जेंडर बजट हर साल 5% के अराउंड होता है। हम महिलाएं देश में 50% हैं, फिर भी जेंडर बजट सिर्फ 5% के अराउंड होता है। आज महिलाएं वर्क फोर्स में सिर्फ 23% हैं। सिर्फ 10% स्टार्टअप्स महिलाएं ओन कर रही हैं, सिर्फ 20% एमएसएमईज महिलाएं ओन करती हैं। तो बजट में क्यों नहीं इस बारे में बात करी गई कि किस तरीके से महिलाओं को वर्क फोर्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वित्त मंत्री की ओर से बहुत बेहतरीन बजट पेश किया गया है। कई चीजों पर खास ध्यान दिया गया है। टैक्स रिफंड की प्रक्रिया सरल कर दी गई है। अब 10 दिन में रिफंड मिलेगा, जो एक बड़ा कदम है। कि वैसे तो इंटरम बजट वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इस बजट के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले शुरू की हुई हैं, उनको और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का और उनका दायरा बढ़ाने का जो संकल्प इस बजट के अंदर किया गया है। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ जो मकान हैं गरीब आदमियों को बना करके देने का संकल्प इस जो बजट के अंदर किया गया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2024 में हमने 29 में से 27 सीटें जीती थी। 2019 में 29 में से 28 सीटें जीती थी। अब 2024 चुनाव की बारी है। 2024 चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है और 29 की 29 सीटों पर भाजपा की जीत होगी। यहां आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। हालांकि देखिए, तमाम पार्टियां अब 24 के लोकसभा चुनावों को लेकर कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनावों के लिए स्थानीय कार्यालय खोले गए हैं। कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 2014 में हम जीते थे 27 सीटें 29 में से, 2019 में जीते थे 28 और 2024 में अब 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इस तैयारी में हम लगे हुए हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये तो पीएम मोदी और अमित शाह के उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। जी हाँ, उन्होंने देखिए ये प्रतिक्रिया दी है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी पार्टी ने पहले भी कहा था कि मोदी सरकार के 2 भाई ईडी और सीबीआई, इनका दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। वो जानबूझकर ऐसा कर रखे हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान कर रखे हैं और लगातार ये सब कुछ वो ईडी और सीबीआई के जरिए लोगों को फंसा कर रखे हैं। ये षड्यंत्र है। ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की
उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के दो भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सांसद दानिश अली ने कहा कि ईवीएम और चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उससे भाजपा को लगता है कि इस तरह के हथकंडे अपनाकर वो सत्ता में वापस आ जाएंगे, लेकिन जुलाई में भाजपा का वित्त मंत्री बजट पेश नहीं करेगा। जुमलेबाजी और तुकबंदी में इस सरकार ने स्पर्धा चला दी है। ईवीएम और चंडीगढ़ में जो मेयर का इलेक्शन में लोगों ने देखा, उस प्रोसेस पर बीजेपी को इतना विश्वास है कि ये इस तरीके के हथकंडे अपना करके हम 2024 में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। 2024 का बजट बीजेपी का वित्त मंत्री पेश नहीं करेगा। देखिए, जुमलेबाजी में, तुकबंदी में तो ये सरकार ऊपर से टॉप से लेके नीचे तक कंपटीशन चलता है। जेएमएम विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि गुरुजी हमारे आदर्श हैं, गुरुजी के आदर्श को मानकर हम झारखंड में अस्मिता बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप लोगों ने देखा कि कैसे सालों से आदिवासियों की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए, हमारा आदर्श है गुरुजी, और ये आदर्श हमारा गुरुजी के हम आया थे। और शोषक लोग के साथ लड़ना, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी को उत्थान करने के लिए जो लड़ाई लड़े हैं, और झारखंड को कैसे संवारना है, इसीलिए हम आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन जब से सीएम बने गए तब से लूट हो रही है। इतना भ्रष्टाचार हमने कभी देखा नहीं था। यहां तक कि सेना के लिए जमीन भी नहीं छोड़ी गई। सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहां तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया। और इसलिए आप देखते होंगे झारखंड में कई एक 2-2 IAS ऑफिसर जेल में है, कई एक इंजीनियर जेल में, कई एक दलाल, कई एक बिचौलिया जेल में बंद है। कई एक अफसरों के ऊपर ईडी वालों ने लीक करके दिया है सब। हरियाणा कांग्रेस की सक्रियता पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस पहले अपना संगठन बनाए। कांग्रेस हर रोज लटम लट रहते थे। 10 साल में 3 अध्यक्ष और 5 प्रभारी बने गए, पर संगठन बना नहीं पाए थे। कांग्रेस के संगठन न बनाने पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपस में एक गुटबाजी आम जन के सामने आ रही है। इनके नेता एक साथ नहीं चल रहे हैं। संगठन बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन संगठन बनकर अब तक तैयार हुआ नहीं है। और कब तक कांग्रेस संगठन बनाएगी? और लगातार कांग्रेस की गुटबाजी जग जाहिर हो रही है। आप उनसे ये कहो कि पहले आप अपना संगठन बना लो। 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते। वो लोग भी सौपन देख रहे हैं सत्ता में आने के। आप उनसे ये कहो कि पहले आप अपना संगठन बना लो। 10 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, रोजाना लठम लठ रहते हैं, कहीं एक जगह इकट्ठे बैठ नहीं सकते। अपने कपड़ों को लेकर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि मेरे कपड़ों में क्या दिक्कत है। मैं अपने स्पीकर से ये जानना चाहता हूं। मैंने स्पीकर से लेटर लिखकर समय मांगा, पर मुझे मिलने का अभी तक समय दिया नहीं गया। कि मेरे वस्त्रों में ऐसा क्या अशोभनीय है, ऐसा क्या अमर्यादित है, ऐसा क्या असंसदीय है। स्पीकर साहब गार्जियन है हमारे,
उन्होंने एकदम देखा, कोई अपनी टिप्पणी कर दी, इसीलिए मैंने समय मांगा। मैंने एडवांस में ही चिट्ठी लिख रखी थी स्पीकर साहब को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे भी राइट है, एक विधायक होने के नाते भी मेरे राइट है, एक भारतवर्ष के आम नागरिक होने के नाते भी मैं जब अपने इस भारत देश में पैदा होता हूं तो कुछ मौलिक अधिकार लेके पैदा होता हूं, जो हमें हमारी स्वतंत्रता की बदौलत मिले, हमारे गणतंत्र की बदौलत मिले। मैं उन अधिकारों को भी देखूं।